हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रणव कटारा और आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर 3 देखने वाले हैं। लेक्चर 3 तो स्टार्ट होता रहेगा, उससे पहले मेरी बात सुनिए। आई होप कि आप सब बड़े अच्छे से अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहे होंगे और जो आपको ड्रीम अचीव करना है उसके लिए आप बिल्कुल तगड़ी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। और लेक्चर 3 में क्या, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो जरूरी पॉइंट बताऊंगा जो लेक्चर 2 में मैं दे सकता था पर मैंने लेक्चर 3 के लिए रोके। क्यों? क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है कि एड्सॉर्बेंट क्या है, एड्सॉर्बेट क्या है। तो अब दो पॉइंटों की चर्चा करते हैं, उसके बाद नए पॉइंट को पढ़ाएंगे और खेल खेल में केमिस्ट्री को सीख जाएंगे। सुनिए, आ जाइए। एक टर्म हमारे पास आता है, एक वर्ड है एक्लूजन। अब ये एक्लूजन क्या है? नाम तो खतरनाक है पर है बड़ा ही छोटा सिंपल चूरन चटनी चीज। सुनिए, आपको अगर एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट पता है बड़ी आसानी से समझ में आएगा। सुनिए, मैंने क्या करा, एक ले लिया ये एडजॉर्बेंट, ये मैंने ले लिया एडजॉर्बेंट जो कि है सॉलिड। मैंने क्या लिया, ये सॉलिड एडजॉर्बेंट। अब मैं क्या करूं, इस पे गैसियस मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब कराऊं। ये मॉलिक्यूल क्या है जो एड्सॉर्ब होंगे, ये है क्या, एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेट कैसे लिए मैंने, गैसियस, यानी गैसियस एडजॉर्बेट का एड्सॉर्प्शन अगर हो जाए किस पे, सॉलिड एडजॉर्बेंट पे, तो उस फिनोमिना को कह देते हैं एक्लूजन। यानी इंग्लिश में ये क्या है, इंग्लिश में ये क्या है, द फिनोमिना ऑफ adsorption of gaseous adsorbate to to the surface of solid adsorbent is called occlusion। आई होप ये छोटा सा पॉइंट आपको बड़े क्लियर हो गया होगा। अब सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको एडजॉर्प्शन के दो एग्जांपल बताना चाहूंगा, बड़े मजेदार एग्जांपल हैं। सुनिए, सबसे पहला जो कॉमनली एग्जांपल है एडजॉर्प्शन के, मैं आपको बताऊंगा। सुनिए, एग्जांपल 1। जनरली क्या होता है, अगर हम अमोनिया गैस को वाटर वाटर में पास कराएं तो जो वाटर है वो अमोनिया गैस को एडजॉर्ब कर लेता है और बना देता है क्या, NH4OH, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है ये। एक ये एग्जाम्पल है, यानी इसमें वाटर क्या कर रहा है, इसमें वाटर अमोनिया को एडजॉर्ब कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें वाटर एडजॉर्ब होगा, यानी इस केस में ये एडजॉर्बेंट है, अगले एग्जांपल में एडजॉर्बेट होगा। देखिए क्या होता है, जब कोई भी रिएक्शन हम करा रहे होते हैं केमिस्ट्री की लैब में, मान लो किसी रिएक्शन में हमें प्रेसिपिटेट मिला। प्रेसिपिटेट आप जानते होंगे। मान लो वो प्रेसिपिटेट हमें मिला गीला, गीला मिला और हमें उसको ड्राई करना है, तो हमारे पास दो मेथड है। एक वर्ड होता है या फिर एक, सुनिए आप, क्रूशिबल। क्रूशिबल क्रूशिबल एक इस तरीका का देखिए कैसा होता है, ये एक जार टाइप का होता है ऐसे करके। इसमें क्या होता है, क्रूशिबल में प्रेसिपिटेट को लेके हीट कर देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं, तो जो हमारा क्या होता है पीपीटी प्रेसिपिटेट, वो कैसा हो जाता है, ड्राई। ऐसे ही एक डेसिकेटर होता है। डेसिकेटर में क्या होता है आपका, ऐसा बड़ा भगोना सा होता है, जैसे आपके घर में होगा कैसा भगोना जिसमें आप दूध को उबालते होंगे, ऐसा एक कांच का होता है भगोना टाइप, जिसके ऊपर ढक्कन लग जाता है और वो वैक्यूम की तरह, मतलब उसमें एयर ना जा सके ना आ सके। और ऐसे अगर हमें कोई प्रेसिपिटेट उसके अंदर, कैसा भगोना, कांच का भगोना होगा जिसके ऊपर ढक्कन लगा होगा, कुछ इस तरीके का होता है। ये ढक्कन से बंद है, यहाँ ढक्कन लगा हुआ है और इसके अंदर एक स्टैंड टाइप होता है
इस पे रख देते हैं क्या, जो हमें पीपीटी ड्राई करना है, और यहाँ पर थोड़ी सी अमाउंट रख देते हैं CaCl2। CaCl2 की थोड़ी सी अमाउंट रख देते हैं। यानी मैं आपको एग्जांपल में क्या बताना चाह रहा हूँ कि हर केस में पीपीटी को ड्राई करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, CaCl2 का। और CaCl2 क्या है, जब हमें किसी चीज को सुखाना यानी वाटर मॉइस्चर को सुखाना, यानी मॉइस्चर क्या है, वाटर, तो वाटर इस केस में एड्सॉर्ब हो रहा है, एड्सॉर्ब, यानी इस केस में तो एड्सॉर्बेंट था, इसमें एड्सॉर्बेट होगा। तो देखिए जनरली हम क्या यूज करते हैं, CaCl2। ये क्या करता है, मॉइस्चर को एड्सॉर्ब कर लेता है, यानी CaCl2 प्लस वाटर को एड्सॉर्ब करा और कन्वर्ट हो जाता है CaCl2.2H2O। ये दो एग्जांपल आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गए तो चलिए आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, और जल्दी 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 नहीं मचाएंगे, बिल्कुल आराम से समझते हुए चले जाएंगे। अब हमें क्या पढ़ना है, हमने हमने क्या करा था पिछली वाली वीडियो में, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन एंड पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन पढ़ा था। किसके बेसिस पर, सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है। आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, यानी टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन पढ़ने वाले हैं। किसके बेसिस पे होगा ये, तो सुनिए, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शंस। अभी अट्रैक्शन किसके बीच में होने वाली है, तो आपको मालूम है जब एड्जॉर्प्शन होता है तो किस किस के बीच में एड्जॉर्प्शन, किस किस के बीच में अट्रैक्शन होती है, एक तो एड्सॉर्बेंट और एक एड्सॉर्बेट के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिटेन करता है। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो अट्रैक्शन के बेसिस पे देखेंगे एड्जॉर्प्शन कितने टाइप के हैं। तो देखिए ये जो अट्रैक्शन है ये दो टाइप की हो सकती है, या तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे कि ये केमिकल बॉन्ड होता है, कितना स्ट्रॉन्ग होता है केमिकल बॉन्ड, ऐसे करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, यानी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी। तो एक स्ट्रॉन्ग होता है अट्रैक्शन, एक होता है वीक, थोड़ी सी एनर्जी नहीं दी तो अभी थोड़ी देर बाद अपने आप सराउंड से टेम्परेचर लेके अपने आप क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, यानी अलग हो गया, यानी डिजॉर्प्शन हो रहा है। तो सुनिए, सबसे पहला आता है फिजियोजॉर्प्शन। सबसे पहला आएगा फिजियोजॉर्प्शन, उसके बाद क्या आएगा, केमिजॉर्प्शन। अब सुनिए इनकी बात करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक हैं ये दोनों। यानी अट्रैक्शन के टाइप, अट्रैक्शन के बेस पे हमने एड्जॉर्प्शन को दो पार्ट में डिवाइड करा, एक फिजियोजॉर्प्शन एक केमिजॉर्प्शन। अब डिवाइड करा तो सुनिए इनमें डिफरेंस। इसमें इसमें क्या होता है, आपको मालूम है एड्सॉर्बेट क्या करता है, एड्सॉर्बेंट क्या करता है, एड्सॉर्बेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करेगा तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन डेवलप होगा, यानी बॉन्ड डेवलप होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अगर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, अट्रैक्शन कम है तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। यानी फिजियोजॉर्प्शन में क्या होता है, वीक अट्रैक्शन होता है। किसके बीच में, जो एड्सॉर्बेट है और जो ये एड्सॉर्बेंट है इनके बीच में अट्रैक्शन होता है वीक। अब केमिजॉर्प्शन है, केमी मतलब केमिकल या केमिकल रिएक्शन, यानी इसमें जो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट होते हैं, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट होता है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, कितना स्ट्रांग होता है, जैसे कि कोई केमिकल बॉन्ड होता है। अब आपको मालूम है केमिकल बॉन्ड कितना स्ट्रांग होता है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, इसमें वीक था,
तो इसमें कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी हम समझना चाहें तो फिजियोजॉर्प्शन में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में। केमिजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेट के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। केमिजॉर्प्शन का एक और नाम होता है क्या, लैंगम्यूर। कौन सा म्यूर, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन। और फिजियोजॉर्प्शन का एक और नाम होता है क्या, वंडरवॉल। कौन सी बॉल, वंडरवॉल्स, वंडरवॉल एडजॉर्प्शन। अब देखिए, लैंगम्यूर तो एक साइंटिस्ट थे, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट समझिए, वांडरवॉल का क्या अर्थ है। यहाँ वांडरवॉल एडजॉर्प्शन क्यों कह रहे हैं, आपने नाम सुना होगा वांडरवॉल फोर्सेस। वांडरवॉल फोर्सेस का आपने नाम सुना होगा केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11th में। नहीं सुना तो सुनिए, मैं बता देता हूँ। किन्हीं भी कंपाउंड के बीच में अगर बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो, यानी उनके बीच में जो बॉन्ड डेवलप हुआ है बहुत ही नाजुक हो, यानी थोड़ी सी एनर्जी देने से ही वो टूट जाए, इसका मतलब वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वांडरवॉल क्यों नाम दिया, क्योंकि इसमें वीक अट्रैक्शंस हैं एडजॉर्बेट के बीच, इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया, वांडरवॉल एडजॉर्प्शन। क्योंकि वांडरवॉल फोर्सेस आर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडरवॉल फोर्सेस आर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए हम इसे वांडरवॉल एडजॉर्प्शन भी कह देते हैं फिजियोजॉर्प्शन को। अब एक बात बताइए आप मेरे को, एक बात बताइए कि अगर वीक अट्रैक्शन है, यानी यानी एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, तो फोर्स डेवलप हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एनर्जी रिलीज होगी। अब जब वीक कर रहा है इसमें, यानी बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, तो जो एनर्जी होगी वो भी कम रिलीज होगी। और इस केस में हमने जो हीट चेंजेस होते हैं उसको क्या कहा था, डेल्टा एच एडजॉर्प्शन। एंथैल्पी चेंज इसमें बहुत कम होगा, यानी इसका जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच एडजॉर्प्शन फॉर फिजियोजॉर्प्शन इज लो। और केमिजॉर्प्शन में मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लाइक अ केमिकल बॉन्ड, लाइक केमिकल बॉन्ड, यानी जब किसी भी दो चीजों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, लाइक अ केमिकल बॉन्ड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसमें इस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी, यानी इस केस में जो एंथैल्पी चेंजेस होंगे, डेल्टा एच एडजॉर्प्शन होगा, वो होगा कैसा, वो होगा लाला बहुत हाई, यानी डेल्टा एच एडजॉर्प्शन इज हाई। आई होप समझ में आई, आपको समझ में आई। तो सुनिए, कितनी लो होती है, कितनी लो होती है, तो ये आपकी होती है 20 to 40 किलो जूल पर मोल, कितनी कम है। यहीं इसके लिए कितनी होती है, इसके लिए होती है आपकी 80 से लेकर 200 किलो जूल पर मोल। इतनी बात तो आपको समझ में आए कि फिजियोजॉर्प्शन में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है तो एनर्जी भी कम रिलीज होती है। केमिजॉर्प्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा डेवलप होता है तो एनर्जी भी लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है। अब बात करते हैं एक और चीज की, क्या, तो फिजियोजॉर्प्शन है आपका, आपका जो फिजियोजॉर्प्शन है ये कैसा होता है लाला, दिस इज मल्टी लेयर या फिर मल्टी मॉलिक्यूलर होता है, ये मल्टी लेयर या मल्टी मॉलिक्यूलर होता है ये। अब ये क्या बोला है, तो सुनिए, एडजॉर्बेंट है ये। तो देखिए क्या होगा इसमें, एडजॉर्बेंट में बहुत सारी लेयर होंगी, मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें भी। मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, यानी ये अट्रैक्शन होगा कैसा, मल्टी लेयर मल्टी मॉलिक्यूलर,
यानी जो इसमें अट्रैक्शन डेवलप होगा वो इन सब लेयर की वजह से होगा, यानी जो बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा सब लेयर की वजह से होगा। तो इसको कह दिया मल्टी लेयर या मल्टी मॉलिक्यूलर। भाई साहब केमिज ऑप्शन कैसा होता है? केमिज ऑप्शन होता है आपका कैसा, ये होता है यूनिलेयर। ये होता है यूनिलेयर, या फिर इसे भी आप कह सकते हैं जैसे मल्टी मॉलिक्यूलर ऐसे यूनी मॉलिक्यूलर कह सकते हैं आप इसको। अब देखिए इसकी कहानी समझिए, इसकी कहानी कैसी है। इसमें बहुत सारी, ये देखो पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी, ऐसे बहुत सारी होंगी। उन सबका अट्रैक्शन होता है एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स को एड्सॉर्ब करने में। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो एड्सॉर्बेट होते हैं ये, और जो एड्सॉर्बेंट होता है उसके सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल, यानी उसकी सिर्फ सिंगल लेयर जो होती है पहली वाली, वो ही बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है। इसलिए हम इसे यूनी, यूनी मतलब वन, सिंगल, यूनिलेयर या यूनिमॉलिक्यूलर कह देते हैं। ये पॉइंट भी आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ। इतना आप नोट करिए और इन डायग्राम को भी बना सकते हैं आप। फिर इसके बाद हम करने वाले हैं आगे की चर्चा। आगे की चर्चा क्या है, एक मेरे को आप बात बताइए, एक बात बताइए। आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रखा हो तो एक्टिवेशन एनर्जी आपने पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ी तो आगे एक पॉइंट है उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। और मैं चाहूंगा अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा सा देख सके तो देख लीजिए, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको। सुनिए पहले दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं। इसमें क्या, जो फिजियोस ऑप्शन होता है ना, फिजियोस ऑप्शन, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और केमिज ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, तो सुनिए, इससे पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी। क्या, जब इसमें फिजियोज ऑप्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, यानी कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो कोई कंपाउंड भी नहीं बनेगा। और केमिज ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लाइक अ केमिकल बॉन्ड। यानी हमें एक बात समझ में आई, केमिज ऑप्शन नाम रखा है, केमिकल बॉन्ड की जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, इसका मतलब इसमें एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे कुछ ना कुछ सरफेस कंपाउंड बन रहा है, सरफेस कंपाउंड बनना है। और इसी से देखिए एक खूबसूरती मालूम पड़ती है कि सरफेस कंपाउंड बनना है, और हम पढ़ भी क्या रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। इसलिए मैंने आपको कहा था कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सरफेस रिलेटेड फिनोमेना इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम क्या बात करने वाले हैं कि इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है, सरफेस कंपाउंड, सरफेस कंपाउंड फॉर्म होता है, सरफेस कंपाउंड आपका इसमें फॉर्म। बट ऑन द अदर हैंड फिजियोस ऑप्शन पे नहीं होता, सरफेस कंपाउंड, सरफेस कंपाउंड नॉट फॉर्म। इसका रीजन हमने समझ लिया, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा कर रहा होता है, इसमें बड़ा ढिल्ला होता है, यानी इसमें बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं और सरफेस कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल काइनेटिक्स में ऐसे डिफाइन है कि किन्हीं भी मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं, अगर उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जिससे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अगर उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से थोड़ी सी कम हो गई तो हम उसे टेम्परेचर देके उसकी एनर्जी बढ़ाते हैं। तो जितनी एनर्जी कम रह जाती है, जितनी एनर्जी हम उसको देते हैं, उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब देखो इसमें कोई कंपाउंड या प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, इसमें फॉर्म हो रहा है, यानी इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, इसमें नहीं होंगे, तो इसमें किसी को एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, यानी उस एनर्जी को कह दिया एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि इसमें रिक्वायर्ड नहीं होगी। अब जब इसमें सरफेस कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब क्लियर है क्या, कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसी को नाम दिया एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि इस केस में रिक्वायर्ड है, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब आगे हम बात करने वाले हैं क्या, इन दोनों की स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी, यानी यानी क्या, जो फिजियोस ऑप्शन होता है ना, इट इज
नॉट स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिसिटी की बात करने वाले हैं, इट इज नॉट स्पेसिफिक। माफ करिएगा, थोड़ा सा जीभ लड़खड़ा जाती है। ये नॉट स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक होता है। यानी दिस केमिज ऑप्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर। ये स्पेसिफिक होता है नेचर में, ये नहीं होता है। क्यों होता है ऐसा, आइए समझाता। अब आप एक बात बताइए, जब इसमें कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा, कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा, तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी है, कोई पॉसिबिलिटी है कि ये हो या ना हो? मतलब समझिए, केमिज ऑप्शन में आपका सरफेस कंपाउंड बन रहा है। सरफेस कंपाउंड कब बनेगा? जब किन्हीं भी दो चीजों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, यानी बॉन्ड बनेगा, तब सरफेस कंपाउंड बनेगा, तब ये होगा केमिज ऑप्शन। केमिज ऑप्शन होगा तब सरफेस कंपाउंड बनेगा। सरफेस कंपाउंड तब बनेगा तब किन्हीं भी दो चीजों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड बनेगा। अगर मैं कहूं कि मैंने दो ऐसे एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट लाए कि जिनके बीच में बॉन्ड बन ही नहीं रहा, यानी केमिज ऑप्शन हो ही नहीं रहा है, ये स्पेसिफिक इन नेचर होता है। अगर अगर दो चीजों के बीच में बॉन्ड बनेगा बनेगा तो सरफेस कंपाउंड बनेगा, तो केमिज ऑप्शन होगा। यानी ये स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर रिएक्टेंट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा किसी भी एडसॉर्बेंट पे। पर फिजियोज ऑप्शन में क्या है, सरफेस कंपाउंड बन ही नहीं रहा है। यानी ये हो भी, ये कैसा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यानी इसमें कोई सरफेस कंपाउंड तो बन नहीं रहा, तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं बॉन्ड बनाने की। अगर बॉन्ड बन ही नहीं रहा किन्हीं के बीच में, तो हम कह ही नहीं सकते, हम कह ही नहीं सकते क्या कि कितना होगा, कि ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। पर यही केमिज ऑप्शन की बात करें, या तो ये होगा या फिर होगा ही नहीं। क्यों? अगर दोनों के बीच में टेंडेंसी होगी बॉन्ड फॉर्म करने की, तो ही सरफेस कंपाउंड बनेगा, तो ही केमिज ऑप्शन या लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन होगा। आई होप ये पॉइंट बड़ा मजेदार से मैंने बड़ा मजेदार तरीके से आपको समझाया, और टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन अट्रैक्शन के बेस पे आपको समझ में आया। समझ में आया तो नोट करो मेरे भाया, मैं साइड में हो जाया। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर स्टॉप कर लीजिए। इतना टॉपिक आई होप आपको वेरी 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 क्लियर होगा। तो इसको मैं रफ करता हूं। तो सुनिए, आगे की चर्चा करने वाले हैं, और आगे जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो इतना कंफ्यूजिंग होता है औरों के लिए, पर हमारे लिए बड़ा ही सिंपल बन के रह जाएगा। तो समझते हैं, जो पॉइंट की बात करने वाले हैं वो क्या है, वो क्या है। हम बनाने वाले हैं ग्राफ फिजियोज ऑप्शन के लिए, केमिज ऑप्शन के लिए। तो देखिए एक मेरी बात, तो फिजियोज ऑप्शन का ग्राफ आता है, वो आता है आपका, फिजिक्स ऑप्शन का जो ग्राफ आता है ना, वो आपका ऑलवेज कैसा आता है, डिक्रीजिंग ग्राफ। कैसे? ये आपका हो रहा है क्या, फिजिक्स ऑप्शन, फिजिक्स ऑप्शन। ये क्या है, ये है टेम्परेचर। इस ग्राफ को भी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा, एकदम क्लियर कट हो जाएगा। बात सुनिए, फिजियोज ऑप्शन क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से फिजियोज ऑप्शन की जो प्रोसेस है वो कम होती है। यानी टेम्परेचर बढ़ाया, फिजियोज ऑप्शन कम होता चला गया, तो डिक्रीजिंग ग्राफ। अब केमिज ऑप्शन के केस में आपका पता है क्या होता है, बड़ी मजेदार बात है, इसी में कंफ्यूजन होता है, पर आपको नहीं होने दूंगा कंफ्यूजन, ये मेरा आपसे वादा है। और अगर आपको कंफ्यूजन ना हो, ये एकदम बेस्ट तरीके से समझ में आए, लाइक करना, प्लीज लाइक करना ना भूलें। सुनिए, केमिज ऑप्शन के लिए जो ग्राफ आता है, केमिज ऑप्शन, केमिज ऑप्शन, और ये यहाँ टेम्परेचर, हमने देखा टेम्परेचर बढ़ाने से इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर यहाँ पर है। इधर देखना, टेम्परेचर जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर कुछ था 1 डिग्री सेल्सियस,
2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, यहाँ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये देखिए इसको, यहाँ से इधर, यहाँ से इस तरफ आ रहे हैं, देखो इस तरफ आ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो आपका फिजियोल ऑप्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। फिजियोल ऑप्शन आपका डिक्रीज हो रहा है, कैसे? ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। अब बात सुनिए आगे, केमीज ऑप्शन क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने से? ये लाला पता है, इसमें बड़ी ही मजेदार बात है, और वो मजेदार बात ये है कि पहले तो ये इंक्रीज होता है, फिर ये लाला डिक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ। इसका रीजन बड़ा ही सिंपल है, मैं आपको समझाऊंगा बड़े मजेदार तरीके से, बड़े मजेदार तरीके से। आप मेरे को एक बात बता सकते हैं? जी क्या बात है? हमने एक बात देखी, जो फिजियोल ऑप्शन है उनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यानी अगर हम वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उसमें टेम्परेचर और दे दें, भाई साहब आग लगा दें, उसमें टेम्परेचर दे दें, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने लगेंगे, ब्रेक होने लगेंगे। यानी फिजियोल ऑप्शन में क्या होगा, अगर ये एड्सॉर्बेंट है, ये एड्सॉर्बेट है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है? दैट इज वेरी वीक। और ये वीक है आपका, वीक है तो क्या होगा, अगर मैं थोड़ी सी भी टेम्परेचर को दूंगा तो जो इनके बीच में जो थोड़ा सा भी बॉन्ड बना होगा वो क्या होगा, वो ब्रेक होने लगेगा, वो ब्रेक होने लगेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो फिजियोल ऑप्शन है वो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ो, फिजियोल ऑप्शन घटेगा, तो इसलिए इसका डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो हम सजेस्ट करते हैं फिजियोल ऑप्शन जो होता है वो होता है आपका लो टेम्परेचर पे। अब बात करते हैं केमीज ऑप्शन पहले बढ़ रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों है? तो इसमें एक बड़ी कर्री चर्चा है, और वो चर्चा बड़ी सिंपल है। मैंने अभी आपको इससे पहले एक्टिवेशन एनर्जी बताया था ना, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी जल्दी प्रोवाइड होगी उतनी जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। ये रहा रिएक्टेंट, इसको मिल गई एनर्जी, शू प्रोडक्ट बन गया। यानी सबसे पहले क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी आएगी वो उतना ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और हमने पढ़ा था केमीज ऑप्शन में क्या होता है, सरफेस कंपाउंड फॉर्म होता है, यानी सरफेस कंपाउंड जल्दी जल्दी बनने लगेगा, जल्दी जल्दी। यानी टेम्परेचर बढ़ाया तो इंक्रीज होगा। अब ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? तो देखिए ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, जैसे जैसे आपका कंपाउंड बनता जाएगा वो सरफेस पे इकट्ठा होता जाएगा, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता जाएगा। अब एक बात बताओ, एक समय तक तो बढ़ा, यहां तक मैंने कहा, यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी मिलती गई और केमीज ऑप्शन की प्रोसेस होती रही, बड़ी फास्ट फास्ट हुई और जल्दी जल्दी बढ़ती गई। तो टेम्परेचर का अगर इस पे इफेक्ट कैसा है, इनवर्स। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें बॉन्ड टूट रहे हैं, तो बॉन्ड तो लाला इसमें भी बने हैं ना, इसमें भी तो बॉन्ड टूटने चाहिए। तो पहले तो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है तो रिएक्टेंट बोला, एनर्जी लिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ऐसी बहुत सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए और बॉन्ड बना के, ऐसे बॉन्ड बना के बैठ गए। फिर मैंने क्या करा, नीचे से आग लगा दी, मैंने कहा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो यहाँ से। नीचे से आग लगाई तो ये भी तो अलग अलग टूटेंगे, इनका भी बॉन्ड ब्रेक होगा। यानी हमें एक बात बड़ी क्लियर से समझ में आई कि पहले हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाया, तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना बढ़ाया, और उसके बाद जो बॉन्ड बना वो टेम्परेचर हम देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड फिर टूटने लगेंगे। यानी जो कंपाउंड बना था उनमें जो बॉन्ड थे वो टूट रहे हैं, यानी जो केमीज ऑप्शन है वो डिक्रीज होगा। समझ में आया आपको ग्राफ ये कैसे बना? अब ये यहाँ पर जो केमीज ऑप्शन है बेसिकली क्या होता है, ये होता है एक्सटेंट, किसी भी चीज का कितना पार्ट किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एक्सटेंट ऑफ केमीज ऑप्शन होता है। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स बाई एम, यानी टोटल एम है उसमें से कितना केमीज ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पर केमीज ऑप्शन आप समझिए तो डिनोट करने का नोटेशन है एक, ऐसे ही यहाँ पर एक्स वाई है, ये फिजिक्स ऑप्शन के लिए केमिज ऑप्शन के। आई होप ये बड़े मजेदार तरीके से समझ में आए, और अगर आपको समझ में आए तो केमिस्ट्री के लिए कमेंट में एक चीज लिख दीजिएगा, क्या
केमिस्ट्री #OP प्रणव सर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इनको नोट कर लीजिए आप। आगे बात करते हैं, आगे बड़े ही मजेदार तरीके से हम एक चीज सीखने वाले हैं, और वो चीज आपने पढ़ रखी होगी इक्विलिब्रियम नामक चैप्टर में, जो कि 11th में होता है। नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाएंगे आपको। तो पहले हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हीट एंथैल्पी। हम बात करने वाले हैं हीट एंथैल्पी। हीट एंथैल्पी मतलब हीट और एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करने वाले। क्या बात करने वाले हैं लाला? हीट और एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करने वाले हैं कि एक होता क्या है। हम इस बात को पहले भी कर चुके हैं, जो कि आपको बस मेरे को ध्यान दिलाना है। क्या बात है, इन्हीं लेक्चर में करा था मैंने आपको। क्या समझाया था? एक पॉइंट डेल्टा एच ADS एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। ये बस यही है। यानी एंथैल्पी क्या होता है? किसी भी प्रोसेस के होने के दौरान जो भी हीट में चेंजेस हुए उनको कह देते हैं एंथैल्पी चेंजेस। अब जिस प्रोसेस में हुए उसका आगे नाम लगा दो। तो एडजॉर्प्शन के दौरान जो हीट चेंजेस हुए उसे कह दिया एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी डेल्टा H ADS। सिंपल सी, ये पॉइंट क्लियर है आपको। आगे चलते हैं, बड़ा छोटा सा पॉइंट था, बड़ी मजे से आपको समझ में आया होगा। तो बात करने वाले हैं स्पॉन्टेनिटी। किसकी लाला? स्पॉन्टेनिटी की बात करने वाले हैं। स्पॉन्टेनिटी का मतलब समझिए, स्पॉन्टेनिटी होती क्या है? कोई भी प्रोसेस होने या ना होने की जो भी पॉसिबिलिटी है राजा, उसी को नाम दिया जा स्पॉन्टेनिटी। तो हमें एक बात मालूम पड़ी कि स्पॉन्टेनिटी क्या है। कोई प्रोसेस होगी या नहीं होगी, उसकी जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उनको स्पॉन्टेनिटी कह दिया। अब स्पॉन्टेनिटी आपकी डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पे। बात किसकी स्पॉन्टेनिटी की कर रहे हैं? स्पॉन्टेनिटी ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की स्पॉन्टेनिटी। तो देखिए, ये फैक्टर होते हैं 3 जिन पे डिपेंड करती है स्पॉन्टेनिटी। डेल्टा H, डेल्टा G और आपका डेल्टा S। तो सुनिए, हमें एक बात मालूम है, जब भी एडजॉर्प्शन होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि प्रोसेस होगी आपकी कैसी? एक्सोथर्मिक। तो जो डेल्टा H है वो ऑलवेज कैसा होगा? वो ऑलवेज होगा नेगेटिव। अब डेल्टा H एंथैल्पी चेंजेस है, एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होती है इसकी वैल्यू, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए पॉजिटिव होती है। बात करते हैं डेल्टा G, गिब्स फ्री एनर्जी। अब एक बात बताइए, आप दौड़ेंगे, आपके अंदर अभी खूब सारी एनर्जी है, आप गए दौड़ने, दौड़ लगा के आए, थकते थकते आए, यानी आपकी एनर्जी हो गई कम। तो एनर्जी कम होती है, और एडजॉर्प्शन में भी क्या होता है? जो आपकी एनर्जी है सरफेस पे वो डिक्रीज होती है, यानी जो डेल्टा G की वैल्यू होती है एडजॉर्प्शन के लिए वो भी नेगेटिव। बात करते हैं डेल्टा S की। S क्या है? S है आपका एंट्रोपी। मान लीजिए आपको मैंने दिए 10 लाख रुपए, बोला बेटे जी ले अपनी जिंदगी, और आप गए मस्त कार को लेके घूमने निकल गए। यानी मैंने आपको फ्रीडम दे दी। पहले आप एक कमरे में बंद थे, आपके पास फ्रीडम नहीं थी, मैंने आपको क्या दे दी? फ्रीडम दे दी, 10 लाख रुपए दिए, बोला बेटे जा ऐश कर। यानी आपके पास अब फ्रीडम आ चुकी है, आप इधर उधर भागोगे, रैंडमली इधर उधर जाओगे कहीं ना कहीं। ऐसे क्या होता है टेम्परेचर देने से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इधर उधर जाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी उनकी क्या बढ़ जाती है? रैंडमनेस, फ्रीडम, डिसऑर्डर बढ़ जाता है। और डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस को नाम दे दिया क्या? एंट्रोपी। हालांकि ये टॉपिक आपके क्लास 11th इक्विलिब्रियम के हैं, पर मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दिया। अब आप मेरे को एक बात बताइए, एक बात बताइए आप मेरे को। ये रहा आपका एड्सॉर्बेंट का सरफेस, ये रहा आपका एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल। अभी ये तो घूम रहे हैं, यानी इनके पास डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस, फ्रीडम बहुत ज्यादा है, यानी इनके लिए अभी कैसी है डेल्टा S? पॉजिटिव। फिर
ये एडजॉर्बेंट इनको अट्रैक्ट करेगा यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा। ये यहाँ आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इसका मतलब इनकी फ्रीडम छिन गई बेचारों से, इनकी एंट्रोपी अब कम हो गई, रेंडमनेस कम हो गई, डिसऑर्डरनेस कम हो गई। इस केस में डेल्टा एस जो होगा वो हो जाएगा नेगेटिव। तो हमें एक बात समझ में आई कि एडजॉर्प्शन होने के बाद डेल्टा एस हो जाता है कैसा, नेगेटिव। अब स्पॉन्टिनिटी की बात कर रहे थे एडजॉर्प्शन के लिए, स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन या नहीं होगी। तो ओवरऑल स्पॉन्टेनियस को प्रिडिक्ट करने के लिए एक फाइनल इक्वेशन क्लास 11th इक्विलिब्रियम में आई थी, जिसको नाम दे दिया था हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या थी इक्वेशन? ये इक्वेशन थी डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आए लाला, नेगेटिव, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर किसी भी केस में डेल्टा जी की वैल्यू क्या आए, पॉजिटिव, यानी प्रोसेस हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी आएगी जब आपकी जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, तब क्या होगा, करेंगे चर्चा, करेंगे आगे करेंगे। अब आप मेरे को एक बात बता सकते हो, एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू मैंने कहा कैसी होती है, नेगेटिव। डेल्टा एस की कैसी होती है, नेगेटिव। यानी डेल्टा एस तो नेगेटिव रहेगा, पर जो टी डेल्टा एस ओवरऑल है, इस नेगेटिव वैल्यू की वजह से ये वाला साइन चेंज होके पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखना, यहाँ पर नेगेटिव था, इस डेल्टा एस की वैल्यू एडजॉर्प्शन के लिए नेगेटिव होने के कारण ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, ओवरऑल पॉजिटिव। मैंने कहा किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। यानी अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच की वैल्यू इससे अगर बड़ी होगी तभी ये पूरी ओवरऑल वैल्यू जो है नेगेटिव आएगी, यानी प्रोसेस होगी स्पॉन्टेनियस। समझाता हूं सुनिए। डेल्टा एच की वैल्यू मान लीजिए आई आपकी -4, टी डेल्टा एस की वैल्यू मान लीजिए आपके पास आई +3, यानी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, यानी -4 + 3 होता है -1। ओवरऑल वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव आई लाला, डेल्टा जी नेगेटिव, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। इससे हमें एक बात बड़ी अच्छे से समझ में आई, क्या डेल्टा जी नेगेटिव या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस जब डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन होगी टी डेल्टा एस की वैल्यू से। यानी -4 बड़ा होता है, -4 बड़ा है, इस केस में -4 वाली वैल्यू बड़ी है और इसमें 3 की वैल्यू छोटी, यानी ओवरऑल वैल्यू माइनस करके नेगेटिव आई, तो डेल्टा एच टी डेल्टा एस से बड़ा होना चाहिए। ये पॉइंट आपको समझ में आया? बात करते हैं क्या होगा अगर ये जो डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू है ये छोटी हो जाए टी डेल्टा एच से। अब मैंने कहा आपसे किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव या डेल्टा एच की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कोई भी जो प्रोसेस है वो आपकी स्पॉन्टेनियस है, उसको नॉन स्पॉन्टेनियस बना दूं। तो नॉन स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है, मान लो ये है आपकी -4, मुझे ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव बनानी है, तो इसमें से ऐसा ही वैल्यू को प्लस करूं कि टोटल जो आए वो पॉजिटिव। मान लीजिए एग्जांपल लिखा है -4 है डेल्टा एच, टी डेल्टा एस है आपका 5, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव, यानी डेल्टा जी पॉजिटिव, प्रोसेस होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी इस केस में क्या हुआ, जो डेल्टा एच है वो छोटा है टी डेल्टा एस से, तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। देखिए, अब मैं प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे बना सकता हूं, इस बात को समझिए। हमें ये तो पता है डेल्टा एस नेगेटिव है। काहे नेगेटिव है भैया, काहे नेगेटिव है? इसलिए नेगेटिव है क्योंकि एडजॉर्प्शन जब होगा तो जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, तो उनकी फ्रीडम छिन जाएगी, यानी डेल्टा एस तो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा।
और डेल्टा एच भी नेगेटिव रहेगा। पर क्या हो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं? तो लाला मैंने ये देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से पीछे हमने एक चीज देखी थी, बॉन्ड टूटते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाएंगे, यानी कि रैंडमनेस बढ़ेगी। और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये पूरी जो वैल्यू है ये भी बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर बढ़ाया तो टी डेल्टा एस बढ़ा, डेल्टा एस से बड़ा हो गया तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। इसका मतलब किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाए रखने के लिए, किसी भी एडजॉर्प्शन की प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए हमें जो टेम्परेचर है वो कम रखना पड़ेगा। तो हमें स्पॉन्टेनिटी की चर्चा कर ली। डेल्टा जी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। बात करने जा रहे हैं क्या, डेल्टा जी अगर हो जाए लाला कैसन, जीरो हो जाए लाला कैसन हो जाए जीरो, तो क्या होगा फिर, उस केस में क्या होगा? तो हम बात करने जा रहे हैं किसकी, हम बात करने जा रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी को क्या कह दिया, इसको कह दिया हमने फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी एंड एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम की बात करने जा रहे हैं। अब एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम आखिर होता क्या है, क्लास 11th में आई होप आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी थोड़ा सा प्रीव्यू लीजिए और कहानी को आगे समझिए। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जब किसी भी दो चीजों की रेट सेम हो जाए, यानी जो चीज जितनी खर्च हो रही है जो चीज उतनी ही बन रही है, यानी जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ उसी समय पे उसी मूवमेंट पे एट द सेम साइमल्टेनियस मूवमेंट जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हुआ उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। मैंने क्या कहा, जो रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ सेम टाइम पे प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में उतना, उस स्टेट को इक्विलिब्रियम कह देते हैं। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बैकवर्ड के बराबर हो जाए लाला, उस स्टेट को क्या कह डाला, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समझ में आया। अब बात कर रहा है एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम, तो यानी एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में सेटअप होने वाला इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। समझिए, मैंने देखा डेल्टा जी नेगेटिव कब है, जब डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, तो डेल्टा जी नेगेटिव था। ऐसे डेल्टा एच अगर छोटा है किससे, टी डेल्टा एस से, तो डेल्टा जी होगा पॉजिटिव। जी हाँ बिल्कुल। अगर मैंने आपसे कहा क्या कि डेल्टा एच जो है मैं बराबर कर दूं टी डेल्टा एस के, तो राजा क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा एच और टी डेल्टा एस बराबर, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू बराबर, तो ओवरऑल वैल्यू तो जीरो ही आएगी ना। तो डेल्टा जी कैसा आएगा इस केस में, जीरो, यानी नेगेटिव में नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव में होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, तो जीरो में क्या हुई, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगी एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में, जिसको नाम दे दिया फ्री एनर्जी एंड एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। देखिए क्या होता है, जब डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो गई, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों बराबर हो गई, इसका मतलब डेल्टा जी जीरो, प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गई। अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गई तो अब ये बताना मुश्किल हो जाएगा क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। अब जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करेगा स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, और अदर फैक्टर्स होते हैं। पर जो हम ये सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये उस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि हमें जो हम आगे केमिकल काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े उसमें जितना जितना पार्ट हमें इसका जरूरी है उतना बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, और आपको पूरी सरफेस केमिस्ट्री समझा डालूंगा खेल खेल में। तो ये बात इतनी हो गई, हमने इफेक्ट पढ़ लिया कि कैसे क्या स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए। अब आगे एक बात करते हैं, छोटी सी टॉपिक है, छोटी सी टॉपिक, छोटी सी थ्योरी, उसका नाम है क्या, एडजॉर्प्शन थ्योरी। कौन सी थ्योरी, एडजॉर्प्शन वाली थ्योरी।
बहुत छोटी सी थ्योरी है, आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगी। सुनिए, इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें दो टर्म सीखने पड़ेंगे। क्या टर्म है वो? सुनिए सुनिए, वो टर्म है हेटेरो होमोजीनियस। क्या हेट्रोजीनियस होमोजीनियस? कैटेलिसिस। अब ये कैटेलिसिस कौन सी नई बला आ गई? तो सुनिए अभी बताता हूं। जब ये एडजॉर्प्शन वाला पार्ट खत्म होगा तो आगे दूसरा पार्ट पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री का, जिसका नाम है कैटेलिसिस। तो सुनिए मेरी बात। कैटेलिसिस का क्या अर्थ होता है? कैटेलिस्ट आप जानते हैं। कैटेलिस्ट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, लाला इंक्रीज कर दे, और जिस प्रोसेस को वो इंक्रीज करता है उसी को नाम दे दिया, उस प्रोसेस को नाम दे दिया जो कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में इंक्रीज हो जाती हैं, उनको प्रोसेस को कैटेलिसिस का नाम दे दिया। और आई होप आपको कैटेलिस्ट का मतलब समझ में आ गया। तो देखिए, वह हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का क्या मतलब है? आपको पता है होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का डिफरेंट। यानी आपके जो कैटलिस्ट होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट फेज होती है। सॉलिड भी हो सकता है कैटलिस्ट, लिक्विड भी, गैस भी। ऐसे ही रिएक्टेंट जो होते हैं, कोई भी प्रोसेस में रिएक्टेंट होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर अगर कैटलिस्ट अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट कैटलिस्ट और रिएक्टेंट आपके सेम फेज में, यानी कैटलिस्ट गैस है तो रिएक्टेंट भी गैस है, कैटलिस्ट लिक्विड तो रिएक्टेंट भी लिक्विड, कैटलिस्ट गैस तो रिएक्टेंट भी गैस, उस केस में जो रिएक्शन होगी उसे कहेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। और अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की फेज डिफरेंट है, यानी कैटलिस्ट बोला, क्या बोला, मैं तो गैस हूं, तो रिएक्टेंट बोला मैं लिक्विड हूं। कैटलिस्ट बोला अरे मैं लिक्विड हूं, तो रिएक्टेंट बोला मैं गैस हूं। ऐसे ही कैटलिस्ट बोला अरे मैं हूं लिक्विड, मैं हूं गैस, मैं हूं सॉलिड, तो रिएक्टेंट बोला मैं भी लिक्विड हूं, मैं भी गैस हूं, मैं भी सॉलिड हूं। उस केस में होमोजीनियस कहा, सेम है। तो हेट्रोजीनियस कब कहा? जब ये बोला कि मैं लिक्विड, वो वहां से बोला मैं गैस, ये बोला सॉलिड, वो बोला क्या, लिक्विड, ये बोला क्या, गैस, उसने बोला सॉलिड। यानी डिफरेंट डिफरेंट फेज होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कैटलिस्ट अगर हुआ सॉलिड, रिएक्टेंट अगर हुआ सॉलिड, कैटलिस्ट भी लिक्विड, रिएक्टेंट भी लिक्विड, कैटलिस्ट गैस, रिएक्टेंट भी गैस। इस केस में होमोजीनियस कैटालिसिस। अगर कैटलिस्ट सॉलिड, रिएक्टेंट गैस, कैटलिस्ट लिक्विड, रिएक्टेंट सॉलिड, या रिएक्टेंट मतलब डिफरेंट फेज में हो, उस केस में हमने क्या कह दिया लाला? उस केस में हमने कह दिया हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अभी एडजॉर्प्शन थ्योरी, ये एडजॉर्प्शन थ्योरी ये क्या बताती है? ये हमें पता है क्या बताती है? ये हमें बताती है रोल ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या? रोल ऑफ एडजॉर्प्शन। रोल ऑफ एडजॉर्प्शन काय में, काय का रोल, ये किस चीज का एडजॉर्प्शन का रोल बताती है? ये बताती है एडजॉर्प्शन का क्या रोल होता है इन हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में। हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में एडजॉर्प्शन का क्या रोल है? तो सिंपल सा रोल है। एडजॉर्प्शन आपको पता है क्या होता है? किसी भी सरफेस पे कोई दूसरे सरफेस आके बैठ जाए, एडजॉर्ब हो जाए, अट्रैक्शन उनके बीच में क्रिएट हो जाए, उसको नाम दिया एडजॉर्प्शन। इसका क्या रोल है? हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, यानी जिनमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के फेज डिफरेंट डिफरेंट होंगे। और कौन से फेज की बात कर रहे हैं इसमें? इसमें बात कर रहे हैं जब जब कैटलिस्ट तो अगर आपका हो सॉलिड, रिएक्टेंट आपका कैसा हो, गैसियस, उस केस में बात कर रहे हैं। इस केस में ये जो हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है, जब कैटलिस्ट सॉलिड है, रिएक्टेंट गैस है, तो एडजॉर्प्शन का क्या रोल है?
इस केस में क्या होता है आपका, इस प्रोसेस को मैंने आपको एक नाम बताया था, क्या नाम बताया था, जब सॉलिड एडसोर्बेंट के ऊपर गैसियस मॉलिक्यूल आगे बैठे तो उसे एक्लूजन कहते हैं। उसे आप छोड़िए। यहाँ पर एडजॉर्प्शन थ्योरी हमें ये बताती है जो हमने स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में पढ़ा था, क्या कि किसी भी सॉलिड एडसोर्बेंट के सरफेस पे अगर गैसियस एडसोर्बेट आके बैठे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा और जो कंसंट्रेशन है यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। इसके सरफेस पे ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा कहती है एडजॉर्प्शन थ्योरी। और ये टॉपिक भी खत्म हो गया। तो आपको कैसा कैसा लगा इसको टॉपिक को पढ़ के, मजा आया ना मेरे हिसाब से? अगर आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और सुनिए, इसी के साथ आपको एक बड़ी बेहतरीन खबर देता हूं मैं। क्या एडजॉर्प्शन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे ना, पहला टॉपिक खत्म, टाटा गुड बाय गया। इसके बाद कौन सा टॉपिक है? इसके बाद कौन सा टॉपिक है? वो है कैटेलिसिस, जो कि इस लेक्चर में हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि क्या होता है कैटेलिसिस, क्या क्या इसमें कहानी चलेंगी, कौन कौन सी बातें हमें सीखने को मिलेगी। इसको कैटेलिसिस के अंदर पढ़ा जाएगा, सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर 3 में नहीं, लेक्चर 4 में। और जब कैटेलिसिस खत्म होगा तो कोलोइडल स्टेट पढ़ेंगे, यानी थोड़ा थोड़ा पार्ट रह गया। कैटेलिसिस भी आपका बड़ा छोटा है, कोलोइडल स्टेट थोड़ा सा, कैटेलिसिस थोड़ा सा बड़ा है, पर वो भी बहुत छोटा है कंपैरिजन में अदर चैप्टर के। अब ये जो 3 पार्ट है, एडजॉर्प्शन, कैटेलिसिस, तीसरा क्या, कोलोइडल स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ही है। तो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्या, कैटेलिसिस। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा पाया है तो कमेंट में कर दीजिएगा #केमिस्ट्री_टीचर_OP। अगर आपको मजा आ रहा है, रियली में आपको मजा आ रहा है, तो प्लीज प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। क्योंकि मेरी जो मेहनत है टॉपिक को इजी बनाने की, वो आपके लिए मैं कर रहा हूं। एंड यू ऑल आर माय प्रायोरिटी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय।